हेलो एवरीवन, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक न्यू इशू यानी कि वो हमारा करंट इशू है। करंट इशू मींस बर्निंग इश्यूज के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, जिसके बारे में हम हमारे पास आसपास के न्यूज चैनलों में हमें देखने को मिल रही है। जो हमारा पंजाब है, पंजाब में एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू देखने को मिल रहा है, वो है हमारा चंडीगढ़। यानी कि पंजाब इतना स्ट्रॉन्ग क्लेम क्यों कर रहा है चंडीगढ़ को लेकर, उसके बारे में हम फुल क्रिटिकल एनालाइज करेंगे, डिटेल में एनालाइज करेंगे और आज आपको इस वीडियो के बाद में जानकारी मिल जाएगी कि आखिर पंजाब में चंडीगढ़ को लेकर इतनी सीरियसनेस क्यों है, क्यों हम चंडीगढ़ को चाहते हैं, क्यों हमें चंडीगढ़ चाहिए। इसके बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में भी जानेंगे। मगर ये चंडीगढ़ का इशू क्यों हमारे सामने आया, इसको लेकर सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि आखिर ये इशू हमारे सामने क्यों आया। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो चंडीगढ़ है वो आपको कहां देखने को मिल रहा है, हमारे भारत मैप में आपको यहाँ पर नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगा। देन पंजाब के नजदीक पर ही आपको यहाँ पर आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप मैप लोकेशन जान लीजिए कि आपको कहां पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिर इशू क्यों आया। क्योंकि सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स को अब हम चंडीगढ़ पर भी अप्लाई करने जा रहे हैं। तकरीबन 1 अप्रैल से ये अप्लाई हो चुका है। अमित शाह जी ने एक नोटिफिकेशन आउट कर दिया है कि सेंट्रल सिविल सर्विस जो रूल्स हैं वो अब चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज पर भी लागू होंगे। यानी कि जो सेंट्रल की जो रूल्स होते हैं सैलरीज को लेकर, जो सेंट्रल के लीव्स के रूल्स को लेकर, वो अब हम चंडीगढ़ पर भी अप्लाई होंगे। उससे पहले ऐसा नहीं होता था। उससे पहले हम पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक चल रहे थे। डन। सो इसी इशू पर, इसी नोटिफिकेशन पर हमारा पंजाब बहुत ज्यादा हम देखने को मिल रहा था कि बहुत ही लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे थे। और हमारे मुख्यमंत्री साहब ने, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने साफ कहा कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है, इससे आप हमारे एक्ट को डिक्लाइन नहीं कर सकते। तो आज हम ये प्रॉपर जान लेंगे कि आखिर ऐसा क्या है उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ऐसा क्या है। इस मूव के बाद हमारे पंजाब ने क्या किया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने, उन्होंने पंजाब असेंबली बुलाई। देन उन्होंने गवर्नर को कहा और गवर्नर ने आगे उस पंजाब असेंबली को बुलाने का प्रस्ताव एक्सेप्ट कर दिया और स्पीकर को ये नोटिफाई कर दिया कि एक दिन के लिए आप ये असेंबली सेशन बुला सकते हो। डन। उसके बाद क्या हुआ कि इस असेंबली सेशंस में, एक दिन का जो सेशन था, उसमें उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन में मैं आपको बता दूं, उस रेजोल्यूशन में उन्होंने साफ कहा कि जो है हमारा चंडीगढ़ है, हमें इमीडिएट ट्रांसफर कर दिया जाए, हमें इमीडिएट ट्रांसफर कर दिया जाए। ये एक रेजोल्यूशन पास किया गया है और इस पर सबकी सहमति हमें देखने को मिली है। अगर हम बीजेपी के 2 जो कैंडिडेट्स हैं, जो जीत कर आए हैं, उनको हम छोड़ दें तो सभी ने इसे पास आउट किया है रेजोल्यूशन को, पर सभी ने मेजॉरिटी दिखाई है। देन सो इसको लेकर रेजोल्यूशन में उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारा पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको उन्होंने सेंटर ने डिक्लाइन किया है, उसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है। और इससे हम अंगेस्ट हैं इस बात को लेकर कि आखिर कैसे आप एक एक्ट, एक कानून को आप कैसे आप निगलेक्ट कर सकते हो, आप कैसे नहीं मान सकते हो, ये बात आपको बता दूं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस रेजोल्यूशन में उन्होंने साफ कहा कि जो सेंट्रल रूल्स चंडीगढ़ पर अप्लाई हो रहे हैं वो साफ हम उसके अगेंस्ट हैं और ये बैलेंस को अपसेट करने की बात की गई है। और जो हमारे कॉमन एसेट्स हैं, जो चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा के कॉमन एसेट्स देखने को मिल रहे हैं,
और अगर हम बात करें चंडीगढ़ के जो यूनियन टेरिटरी के कॉमन एसेट देखने को मिल रहे हैं उनको भी अपसेट करने की बात ये साफ साफ की गई है। अगर हम बात करें इस रेजोल्यूशन में सभी पार्टियों ने साथ दिया, बट जो हमारे बीजेपी लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने वॉकआउट कर दिया, शुरुआत में ही उन्होंने वॉकआउट कर दिया। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा पंजाब है, लगभग जब हमारा आजाद हुआ था भारत, उससे लेकर आप तक की सभी तस्वीरें आपके सामने हैं। मैप के थ्रू मैं आपको बता दूं कि 1951 को हमारा पंजाब कैसे था, आप देख सकते हो। पेप्सू एक अलग हमें रीजन देखने को मिलता था, देन बाकी जो पंजाब था जो फुल हमें देखने को मिलता था। देन उसके अलावा हम 1954 में आए तो हमारा पंजाब कैसे देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जब हम 1956 में देखें तो पंजाब में हमें देखने को मिला कि एक जो हमारा हिमाचल प्रदेश है इनमें हमें बिल्कुल अलग देखने को मिला और यहाँ पर कुछ हिमाचल का रीजन देखने को मिला। देन उसके बाद आप देख सकते हो कि कुछ रीजन ये था हिमाचल का, कुछ रीजन ये था हिमाचल का। बट पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद, क्या हुआ कि पंजाब से हरियाणा अलग कर दिया गया और हिमाचल प्रदेश अलग कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त पंजाब सूबा मूवमेंट फतेह सिंह के थ्रू चल रहा था। उसमें यह डिमांड थी कि हमारा पंजाबी सूबा अलग होना चाहिए। उसके लिए तो उन्होंने एक एक्ट पास किया था, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिनके बारे में आपको बता दूं ये एक्ट पास किया गया। ओके, इस एक्ट में उन्होंने साफ कहा कि इस एक्ट में पंजाब में से हरियाणा को अलग किया गया, जिसे स्टेट हुड का दर्जा दिया गया। उसके अलावा चंडीगढ़ को अलग किया और कुछ पार्ट्स हिमाचल प्रदेश को दिए गए। पंजाब में से कुछ पार्ट्स हिमाचल प्रदेश को दिए गए। आप साफ देख सकते हो 1956 में 1966 में आप डिफरेंस देख सकते हो कि ये हिमाचल प्रदेश था इतना और इतना, मगर बाद में इसमें ये भी रीजन जो है बाद में इन्हें दिया गया। डन, तो अब जाकर 1966 में हमें ये तस्वीर देखने को मिली, 1966 में हिमाचल प्रदेश हमें ये देखने को मिला। तो पंजाब पहले ही आधा हो चुका था, तो उसके मुताबिक आपको बता दूं कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमें एक चंडीगढ़ यूटी देखने को मिला और एक जो हिमाचल प्रदेश यूटी था ऑलरेडी, उसमें को कुछ और रीजन्स इस एक्ट के थ्रू दिए गए और सबसे बड़ी बात एक हरियाणा स्टेट निकलकर सामने आया। ओके, लिंग्विस्टिक बेसिस पर इसे हमने सामने लाया। उसके साथ ही आपको बता दूं क्या हुआ कि एक बाखरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड सामने आया। इस बोर्ड के थ्रू उन्होंने साफ कहा कि अगर हम हरियाणा को अलग कर रहे हैं तो उसमें जो ये हमारा बाखरा ब्यास में जो वाटर शेयर है उसके लिए एक प्रॉपर बोर्ड बना दिया गया, जिसमें एक कॉमन एसेट्स है इस बोर्ड के थ्रू, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का काम पंजाब और हरियाणा के ऑफिसर करेंगे। इस बोर्ड को चलाने का काम पंजाब और हरियाणा के ऑफिसर करेंगे। मगर अगर हम बात करें कि सेंट्रल सर्विसेज रूल्स चंडीगढ़ पर लागू हुए, तभी हमने देखा कि सेंट्रल ने उससे पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी किया था, एक उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया था कि जो इस बोर्ड की पोस्ट्स हैं उनमें अब हम पंजाब और हरियाणा से नहीं, अब हम किसी भी स्टेट से कोई भी ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है, ऑफिसर ऑफ ऑल स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। इससे क्या हुआ कि पंजाब के राइट्स और हरियाणा के राइट्स को लेकर एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी। उसका भी एक तरफा पंजाब में पंजाब में अंगेज देखने को मिला, एक अपसेट देखने को मिला। तो उसके बाद जब सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू किए गए तो उससे और मतलब इसमें आग बढ़ने लगी, इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आग बढ़ने लगी। हमारे पंजाब का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो और अपसेट होने लगा। तो उसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आप देखोगे सबसे बड़ी बात क्या थी कि चंडीगढ़ को, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने बता दिया कि पंजाब का 60% हिस्सा होगा और 40% हमारा हरियाणा का होगा। यानी कि आप रेशियो पर देखें तो 60-40 के रेशियो पर ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। बट अगर हम आज की बात करें तो सेंट्रल सर्विस रूल्स के मुताबिक सभी कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन के में आ रहा है वो सभी सेंट्रल के मुताबिक चलेगा।
तो ये सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल की बात की गई है। तो आप देख सकते हो इस एक्ट को डिक्लाइन करने की बात साफ साफ सामने आ रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि चंडीगढ़ कैसे बना। आखिर चंडीगढ़ को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, तो चंडीगढ़ कैसे बना, इसको लेकर हमने जानना है। चंडीगढ़ को लेकर सबसे पहले नेहरू जी ने अपना आइडिया दिया था कि उन्होंने बताया कि हम पंजाब के लिए एक मॉडर्न सिटी चाहते हैं, क्योंकि उससे पहले मॉडर्न सिटी बनाने से पहले पंजाब का टेम्परेरी कैपिटल कौन सा था, वो था शिमला। बट जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे कि उनका जो कैपिटल है, पंजाब का कैपिटल एक मॉडर्न सिटी बने, जिसका नाम दिया गया चंडीगढ़। उसके अलग हम देख सकते हैं कि उसे कैसे बनाया गया वो एक अलग बात है, बट चंडीगढ़ के बारे में साफ हो चुका था कि ये पंजाब की कैपिटल होगी। डन, शुरुआत में ही ये बता दिया गया था। उसके अलावा ऑफिशियली, इसके अलावा जब हम बात करें ऑफिशियली, इसको लिए साफ 1952 में, अगर हम बात करें 1952 में एक एक्ट पास हुआ था। उसके मुताबिक 1953 में एक साफ एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि पंजाब को हम चंडीगढ़ देने जा रहे हैं, और ये बात फुल एंड फाइनल हो चुकी थी। और इसका दावा पेश करने के लिए प्रेसिडेंट ने इसे सामने लाया, नोटिफिकेशन सामने लाया और इनॉग्रेशन दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को दी गई, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ बना दी गई। ये साफ हो चुका था 1953 एक्ट में। अगर हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को, इस एक्ट को इग्नोर भी कर दें, तो आप इसको कैसे इग्नोर करोगे? 1953 के इस नोटिफिकेशन को या इस 1952 के एक्ट के मुताबिक 1953 में जो हमने लागू किया, जो हमने कैपिटल दी पंजाब को, उससे हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद क्या हुआ? अब तक सभी सही चल रहा था, मगर उसके बाद हरियाणा सामने आ जाता है। अगर हम बात करें पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक 1966 में अगर हम देखें, हरियाणा का जन्म होता है, और हरियाणा के जन्म के थ्रू हम देखते हैं क्या होता है कि जो हरियाणा का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलेगा। तो उसको लेकर ये साफ हुआ कि जब हरियाणा को सामने लाया गया, उसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया 1966 के बाद, उसके बाद कहा गया कि इसको 5 साल के लिए हम चंडीगढ़ में ही इनका एडमिनिस्ट्रेशन रख देते हैं, और जब तक इनकी न्यू कैपिटल नहीं बन जाती तब तक चंडीगढ़ में इनका अकोमोडेशन एम्प्लॉइज का और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हरियाणा का चंडीगढ़ पर ही रहेगा। ये उन्होंने साफ कर दिया था। डन, ओके, ये उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था। बट ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद क्या हुआ? इस बात को इग्नोर कर दिया गया। 5 साल बीत गए, बट ये जो कंफ्यूजन थी कि आखिर कैपिटल किसकी होगी, हरियाणा की होगी या चंडीगढ़ की होगी, इसको क्लियर नहीं किया गया। अगर हम टेक्निकली देखें, अगर हम 1952 के एक्ट के मुताबिक देखें, तो चंडीगढ़ पंजाब के पास जाना चाहिए। डन, चंडीगढ़ पंजाब के पास जाना चाहिए। डन, बट अभी तक इसकी कंफ्यूजन हमें दूर देखने को नहीं मिली है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके अलावा अगर हम बात कर लें, अगर इसकी डेवलपमेंट्स में बात कर लें, अगर हम 1953 के जो एक्ट हैं उनको छोड़ भी दें, तो उसके बाद राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त हरचंद सिंह लोंगोवाल, जो ये हमें देखने को मिल रहे हैं, इनके बीच अकॉर्ड साइन हुआ था, जिनमें साफ कहा गया था कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा। डन, मगर ये भी सिचुएशन वहीं पर स्टक होगी, क्योंकि उसके बाद इनका डेथ हुई, असैसिनेट किया गया इनको। उसके बाद ये भी जो डॉक्यूमेंट था वो भी आज पेंडिंग है, वो भी पूरा नहीं हुआ। यानी कि आज भी हम देखें तो काफी ऐसे टाइम थे जब चंडीगढ़ पंजाब के पास जाना था मगर नहीं गया। अगर हम ये सभी बात को काउंट कर लें तो ये साफ निकल कर आता है कि पंजाब के पास ही चंडीगढ़ जाना चाहिए था। बाकी जब हम बात करते हैं कि न्यूट्रल बेसिस पर, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि चंडीगढ़ को लेकर कोई भी बायस सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करना होगा कॉन्स्टिट्यूशनली, और उसके मुताबिक जिसका जो राइट है उसके मुताबिक उसे दिया जाना होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। डन, ओके। लास्ट में आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा यूटी और स्टेट ही, क्योंकि आप चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ एक यूटी है, और हम पंजाब की हरियाणा की बात करें वो स्टेट है।
क्या फर्क होता है एक स्टेट और यूटी में? स्टेट के पास अपनी ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनली अपनी पावर्स होती हैं, अपने कानून बनाने की पावर्स होती हैं, जिसके बारे में हम 7 शेड्यूल में पढ़ते हैं। बट यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, उसमें ये क्या होता है कि वो सभी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है। जो कंट्रोल है यूटी का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है। ये भी बात बता दूं, स्टेट अपनी फेडरल रिलेशनशिप को एंजॉय करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़कर, और अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट इजीली कर पाता है, क्योंकि उसके पास भी अपनी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया, उसे इंप्लीमेंट करने की जो प्रक्रिया है उसको इजीली मतलब रन कर पाता है। मगर यूनियन टेरिटरी के पास ऐसा कोई भी पावर नहीं होती। यूनियन टेरिटरी मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहती है वो यूनियन टेरिटरी पर लागू होता है। हमें स्टेट पर सबसे बड़ी बात है कि गवर्नर देखने को मिलता है, जिसके पास लिमिटेड पावर्स होती हैं, जिसको अपने तरफ से इतनी पावर्स नहीं होती हैं, उसको एड एंड एडवाइस चाहिए होती है स्टेट की कैबिनेट की। स्टेट की जो कैबिनेट होती है उसकी एड एंड एडवाइस के मुताबिक उसे चलना होता है। बट यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, जो हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी होता है वो प्रेसिडेंट होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद जो स्टेट में जो ड्यूली इलेक्ट किया जाता है लोगों से, वो एक चीफ मिनिस्टर होता है जो उस स्टेट का हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का जो देखने को मिलता है वो हमें एक सीएम देखने को मिलता है। मगर यूनियन टेरिटरी को चलाने के लिए प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया हुआ एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से भी जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो स्टेट है वो मच लार्जर देन होता है यूटी से, और यूटी है जो स्मॉलर में होता है अगर हम कंपेयर करें स्टेट में से। अगर हम बात करें, कुछ स्टेट के पास ऑटोनोमस पावर्स होती हैं, बट यूनियन टेरिटरी के पास ऐसी कोई भी पावर्स नहीं होती, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर हम सेंट्रल सर्विस रूल्स के बारे में बात करें तो कहीं पर देखा जा रहा है कि सेंट्रल के जो रूल्स लग रहे हैं वो ठीक हैं, बट हम पंजाब की तरफ से देखें, पंजाब का बैकग्राउंड देखें, तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा करने से आप पंजाब के राइट्स को खत्म कर रहे हैं। उनके जो हमने हिस्टोरिकल देखें, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब उनको हम इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आगे जाकर हमें ये देखना है कि हम बायस ना हो दोनों स्टेट्स को लेकर, हरियाणा और पंजाब को, और एक कॉन्स्टिट्यूशनली हम कोई मूव करें, कोई स्टेप लें, यही हमारी जो आशा होगी। सो इसी के साथ आपको ये पूरी डिटेल को मैंने समझा दिया है कि आखिर क्या इशू था, क्या सिस्टम था। सो थैंक यू। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।